नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो को देखते होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरे वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी कहिए और उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और मेरे वीडियो उनको आप शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। मैं रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, पर कई बार इस समय की वजह से रह जाता है। फिर भी मैं हिंदी साहित्य और व्याकरण को पूरी तरह कंप्लीट करके हिंदी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। पर इसके लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और देखते रहें मेरे चैनल को। इस पे वीडियो अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हिंदी साहित्य लेखन जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे, किसने साहित्य का ग्रंथ कौन कौन से लिखे और कौन कौन से काल विभाजन किए। सबसे प्रचलित काल विभाजन मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लें। और फिर आदिकाल मैंने बताया था, सबसे प्रचलित जो काल विभाजन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा का नाम दिया और इसका जो संवत विक्रमी संवत बताया वो 1050 से लेकर 1375 और सन में 1000 से लेकर 1350। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी का ये हिंदी साहित्य में सबसे प्रचलित जो नामांकन और प्रमाणिक भी है ही पढ़ा जाता है और परीक्षाओं में भी ज़्यादातर वही पूछा जाता है। लेकिन अधिकांश बीच में कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ देते हैं। आदिकाल के अनेक नाम मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, कौन कौन से नाम थे। ये पिछली वीडियो में आप ज़रूर से देख लेना। आज हम आदिकाल से शुरू करेंगे। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल जो कि विक्रमी संवत 1050 से 1375 और सन में 1000 से 1350 लिया गया है। तो आदिकाल युद्ध एवं अशांति एवं संघर्ष का काल था। जो मैं मुख्य जो बिंदु मैंने इसके लिए हैं, पहले इसको नोट कर लें। उस टाइम भारत छोटे छोटे खंडों में बंटा हुआ था, तो छोटे छोटे और बाहरी आक्रमणकारी का आना जाना था। ज़्यादातर बाहरी जो आए थे, तो इससे वजह से देश में अशांति का माहौल था, संघर्ष था और युद्ध संबंधी अशांति असंघर्ष ऐसे देश में माहौल बना हुआ था। आदिकाल में जो साहित्य रचनाएं हुई तो तभी ज़्यादातर उस टाइम की जो रचनाएं थी वो उसकी तीन धाराएं रही। एक परंपरागत संस्कृत साहित्य लिखा गया उस टाइम जो आदिकाल का समय था। दूसरे प्राकृत भाषा में जो प्राकृत और अपभ्रंश जो साहित्य रचना हुई, प्राकृत भाषा में लिखी गई और अपभ्रंश में लिखी गई। एक तो परंपरागत संस्कृत साहित्य रचनाएं आदिकाल में हुई जो संस्कृत से संबंधित ज़्यादातर रचनाएं उस टाइम कवि जो थे, जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे, तो वो संस्कृत की रचनाओं को ज़्यादा लिखते थे। कालिदास हो गए, आपके कल्याण कवि हो गए, ये इस प्रकार के जो संस्कृत के कवि थे। तो ये बाण भट्ट हो गए, तो उन्होंने संस्कृत रचनाएं ज़्यादातर लिखी हैं। तो दूसरी थी प्राकृत और अपभ्रंश की। तो प्राकृत जो भाषा तो जैन साहित्य की भाषा थी, तो जैन साहित्य जितने भी लिखे गए वो तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और अपभ्रंश में कई रचनाएं उस टाइम हुई, परंतु हिंदी साहित्य की रचनाएं भी हुई हैं। 1000 के आसपास से हिंदी साहित्य की रचनाएं मानी जाती हैं। तो हिंदी साहित्य की भी कई रचनाएं हुई हैं, लेकिन वो अपभ्रंश मिक्स रचनाएं थी। कंप्लीट हिंदी की रचनाएं कमी थी, अपभ्रंश मिक्स ज़्यादातर थी। तो प्रमुख रासो साहित्य जितने भी लिखे गए, जो रासो साहित्य थे, पृथ्वीराज रासो,
बीसल दे रासो, जितने भी रासो साहित्य थे ये राय दरबारी कवियों द्वारा ही लिखे गए अपने राजाओं के विवेचन, उन राजाओं के बारे में। पर वो रासो साहित्य हिंदी के साहित्य थी, हिंदी में लिखे गए थे। ज़्यादातर अपभ्रंश भाषा का उनमें प्रयोग हुआ था, कहीं कहीं प्राकृत का भी प्रयोग था, पर हिंदी साहित्य की रचनाएं वो मानी जाती हैं। रासो साहित्य में कल्पना की अधिकता, और जितने भी उस टाइम के जो साहित्य लिखे गए वो काल्पनिक ज़्यादा थे, कल्पना की उनमें अधिकता रही। तो मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। पर आदिकाल की अब हिंदी साहित्य का आदिकाल, आज ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो इस काल में जो विभिन्न परिस्थितियाँ का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। जो क्या क्या उस टाइम की परिस्थितियाँ थी, जो पहले तो मैंने आपको मुख्य मुख्य बिंदु बता दिए हैं, इनको नोट कर दें। कई बार आ जाता है आदिकाल दीर्घगाथा काल के जो मुख्य कि कैसा उस टाइम का खंड था, जो कुछ भी है साहित्य, कौन कौन सी मुख्य साहित्य रचनाएं हुई। मुख्य साहित्य रचनाएं उस टाइम पे रासो साहित्य की हुई। अब विभिन्न परिस्थितियाँ थी आदिकाल की। एक थी राजनैतिक परिस्थिति। राजनैतिक परिस्थिति मुख्य तो राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल, ये मैंने बता दिया। राजनीतिक दृष्टि से युद्ध और अशांति का काल था। तो युद्ध और अशांति सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जो संवत 704 में हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी, उसके उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया। सारा उत्तर भारत अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े बन गए और रजवाड़ों में विभक्त हो गया। अनेक राजाओं के छोटे छोटे भागों में वो बट गया। तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है, इससे क्या हुआ कि 8वीं सदी में और 14वीं सदी तक यह काल युद्ध, संघर्ष एवं अशांतिग्रस्त है। अब अशोक की मृत्यु के बाद 704 से के बाद जब क्या हुआ कि उत्तर भारत सारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, तो बाहरी आक्रमणकारी भी उसी टाइम आए, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो उसी टाइम आए। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, भारत में कई बारी आक्रमण किए। तो इससे युद्ध और अशांति का माहौल बन गया। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता आ गई, वो राष्ट्र के प्रति उनका ज़्यादा देश प्रेम या समर्पण भाव कम रहा, और व्यापक रूप से समूचे भारत में एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता था। वो एक क्या कि वो अलग अलग हो गए, एक राजा दूसरे के इस दूसरे बाहरी आक्रमणकारियों से मिल करके एक दूसरे को परास्त करने के चक्करों में वो अपना ही नुकसान कर बैठे। तो इस प्रकार अराजकता, गृह क्लेश, विद्रोह, युद्ध का वातावरण कवियों ने एक और तो फिर ऐसा जब वातावरण रहा तो कवियों ने एक तो मतलब अपने राजा के तलवारों के गीत गाना, मतलब अपने राजा की प्रशंसा में कि हमारे राजा अपने राजाओं की, कि हमारे राजाओं की वीरता के गीत गाए, उनके वीरता के गीत गाए। और दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रवृत्ति, अब ऐसे गृह क्लेश, अशांति का वातावरण हो तो आध्यात्मिक की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो एक वीरता के गीत उस टाइम गाए गए, जो तभी तो इसको वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और दूसरा आध्यात्मिक गीत गाए गए, आध्यात्म की तरफ ज़्यादातर गए। तो उस टाइम जो कवि थे, जो राज कवि थे, राज दरबारी कवि थे, तो उन्होंने एक उपदेशात्मक लोगों को उपदेश दिए। इस प्रकार के तो लिखते रचनाएं तो पद्य रचनाएं ही होती थी, केवल कविताएं ही लिखी जाती थी। तो कविताओं में एक तो उन्होंने वीरता रूपी अपने राजाओं की वीरता के गीतों की कविताएं जैसे जिस प्रकार से थी वो रचनाएं की, और दूसरे में उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिक की बात उन गीतों में झलकती थी। ऐसे ही गीत गाए। तो उस टाइम की परिस्थिति के हिसाब से युद्ध और कलह के वजह से राज दरबारी कवियों ने, तो इसलिए वीरतात्मक जो गीत गाए गए रचनाएं हुई, तो रामचंद्र शुक्ल ज़्यादातर वीरतात्मक जो रचनाएं थी वो होने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उसी को ज़्यादातर लोग पढ़ते थे, उसी को ज़्यादातर ध्यान देते थे इस ओर। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसलिए इसको वीर गाथात्मक काल का, वीरों की गाथा की उस टाइम का
काल, इसलिए उन्होंने इसको कहा। अब धार्मिक परिस्थिति कैसी रही इस टाइम? दूसरा था धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति 3 संप्रदाय हुए, एक सिद्ध संप्रदाय, दूसरा नाथ संप्रदाय और तीसरा जैन संप्रदाय। धार्मिक परिस्थिति में ऐसा था कि वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ, वैदिक धर्म तो था ही, वेदों का तो ज़्यादा ही वो था, बोलबाला था, वैदिक धर्म तो था, पौराणिक ग्रंथ भी पढ़े जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी काल में अपना प्रभाव जमाने। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इस काल में बहुत अधिक प्रभाव रहा। पहले बौद्ध धर्म का, जो पाली भाषा में जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, जो त्रिपिटक, जो पिटक ग्रंथ लिखे गए, वो बौद्ध धर्म के थे और तमाम वो पाली भाषा में लिखे गए। और जो जैन धर्म के जो उपदेश थे, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और ये आदिकाल के समय पे ही लिखे गए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उस टाइम पे बहुत अधिक बोलबाला रहा। तो राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विश्वास, जो राजपूत राजा थे वो अहिंसा मूलक जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो युद्ध और अशांति का वातावरण था। तो राजा लोग तो उस टाइम एक दूसरे को परास्त करने में और एक दूसरे को रजवाड़ों को हड़पने में ज़्यादातर उनका जोर था। तो विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर के इस काम करते थे। तो अहिंसा का रास्ता तो वो अपना ही नहीं सकते थे, लेकिन जनता इससे त्रस्त थी और जनता आध्यात्म के मार्ग पर ज़्यादा थी। तो अगला है आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदाय, ये मैंने आपको बता दिया, 3 संप्रदाय थे। एक था सिद्ध संप्रदाय, दूसरा था नाथ संप्रदाय और तीसरा था जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, ब्रजयान और हीनयान में। और ब्रजयानों को ही सिद्ध कहते थे, जो सिद्ध संप्रदाय था वो ब्रजयानों को ही कहा जाता था। और इस प्रकार से धार्मिक परिस्थितियाँ ऐसी थी। आध्यात्म मतलब ज़्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही बोलबाला उस टाइम था। अब सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी? तो धार्मिक जो उस टाइम धार्मिक जो वातावरण के टाइम, तो कैसे लोगों की ज़्यादातर रचनाएं जो वहाँ के उस टाइम के कवियों ने की, तो वो वीरता और श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जाता है। एक वीरता परक रचनाएं थी और एक श्रृंगार परक रचनाएं उस टाइम हुआ करती थी आदिकाल के समय धार्मिक परिस्थिति में। अगला था सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में एक अधिक वो विशृंखलात्मक आ गए थे। मतलब कोई तो धर्म की ओर था और कोई नहीं था, कोई आध्यात्मिक की ओर चला गया तो कोई वीरता की ओर चला गया। तो जनता शासन तथा धर्म दोनों, जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित हो जा रही थी और सामान्य तो जनता अशिक्षित थी, तो इसलिए वो रूढ़िवादी विचारों में ज़्यादातर हो गई। अब इस वजह से वो अशांति हो गए, तो आध्यात्म में भी इतना उनका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि अब जितने भी उपदेश देंगे और कल को अगर एक लड़ाई हो, दूसरी लड़ाइयाँ हो, तीसरी लड़ाइयाँ हो, तो वो उपदेश भी काम नहीं करते हैं। और राजाओं की तरह भी, वीरता की तरह भी, शासन की तरह भी वो निराश हो गए। तो इससे वो क्या थी, जनता अशिक्षित होने की वजह से रूढ़िवादी विचारधारा की तरफ ज़्यादा जैसे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस तरह के उसमें ज़्यादा पड़ गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ उस टाइम के लिए, तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस हंसोमुख स्थिति का पूरा जो रासो ग्रंथ लिखे गए, जितने भी जैसे पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है, परमाल रासो है, तो इसमें जीवन में इसमें युद्ध की, जैसे लोगों की निर्धनता, युद्ध, अशांति, इस प्रकार के ग्रंथों का पूरा चित्र परिलक्षित होता है। मतलब उसमें दर्शाया गया है कविताओं के माध्यम से। अब है साहित्यिक परिस्थिति। साहित्य कैसा था? तो आदिकालीन साहित्य रचना की 3 धाराएं हुई।
साहित्यिक परिस्थिति में 3 धाराएं थी। तो 3 धाराओं में एक तो परंपरागत मैंने बता दिया साहित्य लिखे गए, दूसरे साहित्य लिखे गए प्राकृत और अपभ्रंश से मिले जुले, और तीसरे हिंदी के साहित्य लिखे गए। इस काल में सबसे ज़्यादा संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई और ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 19वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज एवं कश्मीर में संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे। उस टाइम 9वीं सदी में और 11वीं शताब्दी 9वीं से 11वीं तक। इस प्रकार से ज़्यादातर संस्कृत साहित्यों की रचनाएं जो संस्कृत कवि थे, कालिदास थे, बाणभट्ट थे, कल्हण कवि थे, मम्मट थे, ये जितने भी संस्कृत कवि थे तो इन्होंने संस्कृत साहित्य जितने भी लिखे ये आदिकाल के समय में लिखे। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिकता एवं भावात्मकता का दर्शन अभिव्यक्त एक वर्ग कर रहा था जिन्हें चारण कहा जाता था, जो जनता की भावनाओं को जो लिख रहे थे, जनता की भावनाओं पर जो कविताएं कर रहे थे उनको वो थे एक भाट या चारण कवि उनको कहा जाता था। और उस टाइम जनता की मानसिकताओं को ध्यान में रखकर, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके जो चारण कवियों ने जितनी भी कविताएं लिखी तो जनता ने उनको पसंद भी किया। तो उन कविताओं का भी, उन रचनाओं का भी बहुत अधिक इस टाइम बोलबाला रहा। और तो इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने उस काल को क्या कहा था, चारण काल कहा था। उस काल को, आदिकाल को चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्यों कहा था? क्योंकि चारण जो भाट लोग थे, भाट भी बोलते थे उनको और चारण भी बोलते थे, तो वो चारण कवि थे जो जनता की मानसिक व भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति कर रहे थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। अब जो राज दरबारी कवि थे वो राजाओं की वीरता की अभिव्यक्ति करेंगे, जो संस्कृति साहित्य लिख रहे थे वो संस्कृति साहित्य लिखेंगे, वो तो अलग अलग कविताएं करते थे। लेकिन जो मेन था, जो जनता की भावनाएं, जो जनता इस अशांति से त्रस्त थी तो उनकी भावनाओं को लिखने का जो कार्य किया वो चारण कवियों ने किया। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल भी कहा, कि मतलब चारण, जो भाट और चारण भी उनको बोलते थे, उन कवियों का बोलबाला जाता रहा। अगला था सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी रही। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म और संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन भारत में हुआ और शने शने धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से भी लोग प्रभावित हो गए। पहले तो जब सम्राट हर्षवर्धन 7वीं सदी में जब उनका वो था तो उस टाइम तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के थे वो, तो हिंदू धर्म चरम पे था। लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो फिर जाहिर सी बात है तो उनका बोलबाला होगा और संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति भी से प्रभावित रहे। और मुस्लिम कवि भी हुए हैं जिन्होंने कई रचनाएं की और उस टाइम के जो मुस्लिम कवि हुए हैं उन्होंने भी उस टाइम के जो मुस्लिम सम्राट थे, उनके जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनकी वीरताओं के गुणगान में ही काव्य रचनाएं, कई प्रकार की काव्य रचनाएं उन्होंने की। लेकिन कई मुस्लिम कवि ऐसे भी थे जो हिंदू राजाओं के दरबारों में रहा करते थे, जैसे रसखान थे, तो उन्होंने तो वो कृष्ण काव्य लिखे कहीं। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम कवि है तो वो मुस्लिम राजाओं के साथ ही रहेंगे। कृष्ण और राम भक्त शाखा में भी कई मुस्लिम कवि ऐसे रहे हैं, पर ज़्यादातर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा। जैसे संस्कृति के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियां परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया करती थी। तो इस प्रकार से उस टाइम जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी तो वो ज़्यादातर क्या थी, आदिकाल में जब रचनाएं हुई तो आदिकाल का समय तो वही मानते हैं, कोई 7वीं सदी से लेकर के माना जाता है, तो कोई 1050 से माना जाता है। लेकिन 7वीं सदी से 1050 और 1100 की ईस्वी अगल बगल जितना भी समय रहा
तो वो आक्रमणकारियों का ही समय था, तो अराजकता और अशांति और ऐसा माहौल था। तो जितने भी उस टाइम के जितने भी कवि हुए, दरबारी कवि या तो राज दरबारों के गुणगान में लगे हुए थे, या कुछ संस्कृत के कवि थे वो संस्कृत साहित्यों में लगे थे, तो कुछ लोग जो चारण जो कवि हुए हैं तो लोगों की भावनाओं का गुणगान अपनी कविताओं में लोगों की भावनाओं को दर्शाया करते थे। तो ये हो गया आपका इसमें कंप्लीट हो गया है आपका आदिकाल और वीरगाथा काल की विभिन्न परिस्थितियाँ। कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी? राजनीतिक परिस्थिति मैंने बता दिया, धार्मिक कैसी थी, सामाजिक कैसी थी और सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी। अब होगा हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी? तो ये ज़्यादातर प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें पूछी जाती हैं कई बार पेपरों में। तो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी? तो इस काल में मुख्य रूप से रासो साहित्य की रचनाएँ हुई। जो आदिकाल था, आदिकाल में प्रमुख रूप से अगर पूछा जाएगा तो रासो साहित्य की रचनाएं हुई, और सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अतः इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करती हैं। अब रासो साहित्य की रचनाएं हुई और रासो साहित्य की प्रवृत्तियों को ही तो आधार बनाया गया, अब उसी साहित्य की प्रवृत्तियों को ज़्यादातर माना जाता है। असामान्य प्रवृत्तियाँ कैसी थी? पहला है ऐतिहासिकता का अभाव था। ऐतिहासिकता के क्या था? अभाव था। कैसा था? रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। रासो साहित्य के जो नायक थे, चरित्र जो उनका दर्शाया गया था वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। मतलब वो राजा महाराजाओं जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के उसको दर्शाया हुआ है उसने। तो पृथ्वी जो वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की, परंतु जो मुख्य जो बात थी जैसे थे वैसे नहीं दर्शाया, उसमें कई गुना कल्पना की अधिकता थी। कल्पनाओं को भर भर के उसमें दर्शाया गया है, तो इसलिए उसमें ऐतिहासिकता क्या आ गई? कम आ गई। अब इतिहास तो ऐसे लिखे जाते हैं ना, जो इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं, जो इतिहास जो हिस्ट्री हम लिखते हैं, जो का त्यों लिखते हैं, मतलब जैसा है वैसे ही लिखा, जो बिल्कुल सही सही वो प्रमाणिक होता है कि ऐसा ही था। लेकिन जो हिंदी के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, हिंदी और तभी तो इस हिंदी के इतिहास और जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें यही फ़र्क है। जो हिंदी के इतिहास थे वो केवल एक कवियों की एक कल्पना थी, और पद्य रचनाएं हुई गीतों में, कविताओं में, गीतों में उनकी रचनाएं हुई। तो ये अलग इसको कर देता है कि इसमें कल्पना उनको कई गुना बड़ा, कविता का तुक मिलाने के लिए कई बारी कवि क्या कर देते हैं, कल्पना को इतना बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, और यही रासो ग्रंथों में किया गया था। जो था वो जो इन्होंने दिखाया गया था उसको तो कुछ था ही नहीं। जो इन्होंने रासो ग्रंथों में जो कविताएं लिखी और इतनी रचनाएं, इतना इनको बड़ा चढ़ा करके बोला, तो वो तो था ही नहीं, हकीकत में कुछ और ही था। तो इसलिए इसको इतिहास ग्रंथ में ऐतिहासिकता का क्या मानते हैं? अभाव मानते हैं। कल्पना अधिक थी, वरना तो नई ऐतिहासिक भ्रांतियाँ जाहिर सी बात है होंगी, पर इन ग्रंथों में किसी ऐतिहासिक तथ्य का, सत्य का उठा, सत्य नहीं था कि सब असत्य। अब कल्पना होगी तो असत्य ही होगी, सत्य तो जाहिर सी बात है होगी नहीं। तो इसलिए अतिशयोक्ति मैंने बताया ना कि बड़ा चढ़ा करके लिखा गया था। चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए। अब इसी प्रकार से जब रासो साहित्य में जो इनके कवि, दरबारी कवि हुआ करते थे, तो उन्होंने जब इतना, चंद्रबरदाई ने जब पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता के गुणगानों का, उसके श्रृंगार परक जो रचनाएं थे, प्रेम प्रसंग को इतना बढ़ा चढ़ा करके जब उसका गुणगान किया, तो जाहिर सी बात है उसकी उन्हीं की नकल चारण कवियों ने की। चारण कवियों ने लिखे तो साहित्य जनता की भावनाओं पे हैं, लेकिन उन्होंने भी जनता की भावनाओं को जो हकीकत थी उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा करके लिखा, इसलिए उनको भी साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ से बाहर कर दिया गया। साहित्य में इसमें क्या था? ऐतिहासिक सत्यता का अभाव था। अगला है युद्ध वर्णन की सजीवता। रासो ग्रंथों में युद्धों का वर्णन इस प्रकार से कवियों ने किया है मानो आंखों देखा वर्णन कर रहे हो, मतलब ऐसे प्रति सजीव सा, मतलब अभी वो युद्ध स्थल पर जा कर के ही
देख देख करके कि किस प्रकार से युद्ध हो रहा है राजाओं के बीच। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि मानो आंखों देखा हाल बयां कर रहे हो। वहाँ ऐसा जैसे युद्धों का आंखों देखा हाल वो सुना रहे हो। इस प्रकार से मैंने बता दिया, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि सजीव सा लगा। इस प्रकार बढ़ा चढ़ा करके कुछ बोल करके जितना था वो दिखाया ही नहीं, और वो हकीकत से क्या हो गया, कोसों दूर हो गया। सत्यता तो थी ही नहीं, सब कल्पना थी, और कल्पना को इस प्रकार से दिखाया कि लोगों को लगे कि बस कभी भी वहीं युद्ध स्थल में गए हुए हों और वहीं से लिख रहे हों। ऐसा किया। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। और पृथ्वीराज रासो में तो चंद्रप्रताप ने ऐसा पृथ्वीराज रासो का ऐसा वर्णन किया, तभी इसी सशक्त रचना वो मानी जाती है। प्रामाणिकता का अभाव था। तीसरा था प्रामाणिकता में संदेह था। कोई प्रामाणिक रचना तो थी ही नहीं, सब काल्पनिक थी और इतना अतिशयोक्ति वर्णन किया गया था, अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके, तो प्रामाणिक रचना कोई भी नहीं मिलती है। जितना कवियों ने वर्णन किया गया है, ये जरूरी नहीं कि हाँ पृथ्वीराज चौहान इतने ही वीर तो रहे होंगे, पर जितना चंद्रप्रताप ने उनको बताया है और युद्धों में उनका वर्णन किया है और उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है कि ऐसे के उतना था नहीं, तो इसलिए प्रामाणिकता में भी संदेह है। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता रही। एक तो वीरता की कहानियाँ अब बता दिया, जितने भी रासो ग्रंथ हैं वीरता के, अब वो लड़ाइयों के युद्ध का वर्णन होगा तो जरूर से वीरता की कहानी वर्णन किया गया होगा। तो वीरता की जो रचनाएं थी तो और श्रृंगार रस और एक राजाओं के प्रेम प्रसंगों का ऐसे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया, तो वो अपने आप की श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। तो उन काव्यों में एक वीर रस की प्रधानता थी और दूसरी श्रृंगार रस की प्रधानता थी। आश्रयदाता ये राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। ये मैंने आपको बहुत बता दिया पहले ही कि जितने भी राज दरबारी कवि हुए उन्होंने अपनी रचनाएँ उसमें केवल आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनकी वीरता, उनके प्रेम प्रसंग की भी प्रशंसा ही की। उन्होंने जो मतलब सही गलत जैसे भी कार्य किए उसको कई गुना बढ़ा करके उसमें भी प्रशंसा के ही भाव थे। ऐसी उन्होंने उस टाइम की काव्य रचनाएं की। और संकुचित राष्ट्रीयता का तो बिल्कुल ही क्या था, अब राजाओं के उसमें लगे रहेंगे, उनके गुणगानों में लगे रहेंगे, तो राष्ट्रीयता तो उनके काव्यों में झलकेगी नहीं। तो राष्ट्रीयता का बिल्कुल क्या था, अभाव था। कल्पना की प्रचुरता थी। कल्पना इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उसमें सत्यता तो थी ही नहीं, अतिशयोक्ति इन्होंने की हुई थी। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों और तिथियों की कल्पना कर ली। घटनाओं की भी और उनकी उन तिथियों का भी क्या कर दिया, एक कल्पना कर दी। चारण कवियों की रचनाएं तथा परख न होकर के कल्पना प्रधान, और चारण कवियों की रचनाएं भी क्या हो गई, अब काल्पनिक हुई हो गई। उन्होंने भी कल्पना की उसमें की। और विविध छंदों का प्रयोग हुआ। अब जो जाहिर सी बात है कविता के पद्य रचनाएं होंगी तो उसमें दोहा, सोठा, छंद, चौपाई, लेकिन सबसे ज़्यादा छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। रासो साहित्यों में सबसे ज़्यादा छंद लिखे गए हैं, और छंद ऐसे होते थे गेय भाषा में लिखे जाते थे, मतलब जिनको गाया जा सकता है। जैसे दोहा, सोरठा गाया नहीं जा सकते, लेकिन छंद जैसे रामायण की जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें जितने भी छंद हैं उनको अच्छे से गाया जा सकता है। तो कवियों ने, राज दरबारी कवियों ने या चारण कवियों ने ऐसे छंदों की रचना की जिनको गीत लय दिया जा, सुर और लय दिया जा सकता था। तो इस प्रकार के उन्होंने छंदों की रचना की, जैसे दोहा, गाथा, पद्य, तोमर, टोटक, रोला, उल्लाला, इस प्रकार कुंडलिया छंद, इस प्रकार के छंदों की रचना की। और उस टाइम के जितने भी मैंने बताया कि बोलते हैं हिंदी साहित्य का सबसे प्रचलित महाकाव्य रासो साहित्य था, लेकिन जितने भी रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, लेकिन जितने भी रासो साहित्य लिखे गए वो हिंदी तो बहुत कम थी, उनमें प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा मिली जुली थी, मतलब जो अन्य भाषाएं थी वो मिली जुली थी। तो डिंगल और पिंगल भाषा का अधिक प्रयोग रहा, और डिंगल पिंगल कहते थे राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, राजस्थानी भाषा और मिले जुले अपभ्रंश शब्दों को कहते थे डिंगल, और अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, इसको कहते थे पिंगल।
राजस्थानी प्लस अपभ्रंश डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा पिंगल हो जाता था। डिंगल और पिंगल भाषा का उस टाइम। तो ये क्वेश्चन अधिकांश पेपरों में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ, डिंगल या पिंगल। या कई बार पूछा जाता है कि डिंगल भाषा, और दिया होगा राजस्थानी प्लस अपभ्रंश या पाली या प्राकृत या इस प्रकार से दिया होगा। तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश जो मिले जुला होगा वो होगा डिंगल, ब्रजभाषा प्लस अपभ्रंश वो हो जाएगा पिंगल। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो या लिख भी लेना, ये मैंने लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके ये राजस्थानी और मिले जुले शब्द अपभ्रंश डिंगल हो गई और अपभ्रंश ब्रजभाषा पिंगल हो गया। ये अब ये है था अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। और अलंकारों का जो काव्य अलंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार जैसे कई हृदयग्राही चित्रण का काव्य ग्रंथों में मिलता है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है और चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। तो इस प्रकार से अलंकार तो बड़े सारे इनके काव्यों में मिलते हैं। अब आगे जब इनके काव्य पढ़े जाएंगे तो उस प्रकार से बताएंगे कि कौन कौन से अलंकार इसमें हैं। अब अगला था हिंदी के प्रथम कवि। कौन कौन से हुए हिंदी के प्रथम कवि? तो ये पहले मुख्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि राहुल शंकरत्यायन ने सरहपाद। अब इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहो या तो नोट करते रहो, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। राहुल शंकरत्यायन ने सरहपाद जो 7वीं शताब्दी में ईस्वी 7वीं शताब्दी में हिंदी को पहला कवि माना। राहुल शंकरत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जो 7वीं शताब्दी के थे। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे। मैंने बोल दिया ना, सिद्ध संप्रदाय और सिद्ध थे जो बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा के थे, उनको कहा जाता था सिद्ध। और जो सिद्ध सरहपाद ने 84 सिद्धों में से एक थे। कितने सिद्ध कितने हुए हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिद्ध कितने हुए हैं तो 84 और सरहपाद उनमें से एक थे। राहुल शंकरत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। परंतु गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, जो गणपत चंद्र ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, उन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना और उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना और उनकी रचना थी शालिभद्र सूरि की भारतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी की पहली रचना माना। कई विद्वान हिंदी की प्रथम कृति देवसेन की श्रवकाचार को मानते हैं। तो राहुल शंकरत्यायन ने तो सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना, गणपत चंद्र ने भारतेश्वर बाहुबली को माना और कई विद्वान हिंदी के देवसेन को भी मानते हैं। पहली रचना गणपत चंद्र ने तो भारतेश्वर बाहुबली रास माना और कई विद्वान श्रवकाचार को मानते हैं। ज़्यादातर वैसे श्रवकाचार को ही मानते हैं कि हिंदी की पहली रचना श्रवकाचार थी। इसकी जो रचना हुई थी 933 ईस्वी में हुई थी हिंदी की। इसमें मिलाए जुले शब्द तो थे पर इसको ज़्यादातर हिंदी की माना जाता है। अब आगे था जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी और कवि स्वयंभू ने आदिकाल में कवि स्वयंभू ने रचित जो परम चरु था, कवि स्वयंभू का रचित जो परम चरु था, ये अपभ्रंश का राम काव्य कहा जाता है। क्योंकि जैसे रामचरितमानस है ना, तुलसीदास का लिखा रामचरितमानस, वैसे ही स्वयंभू का परम चरु है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो इसको अपभ्रंश का राम काव्य कहा जाता है। और जो पुष्यतंत्र ने महापुराण लिखा, वो 63 महापुरुषों का इसमें चरित्र लिखा। तो अन्य जो आदिकाल की जो रचनाएं थी उसमें
धनपाल की भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक एक श्रृंगारिक रचना थी, और जयंत सूर्य का उपदेश रसायन नृत्य गीत था, जोहिंद कवि का परमात्म प्रकाश योगासार एक दोहा काव्य था, और राम सिंह का पहाड़ों दोहा। ये नोट कर लेना, ये आदिकाल की सारी रचनाएं, आदिकाल की जो मुख्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। अब अगला है हिंदी में रासो साहित्य। रासो साहित्य क्या थे? पृथ्वीराज रासो पहला था, पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई ने लिखा, दूसरा बीसल देव रासो जो नरपत नेल्लाह ने लिखा, परमाल रासो जो जगनिक ने लिखा, और खुमान रासो जो दलपत विजय ने लिखा। अब पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बदाई ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना। अब ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना, कई बार पूछा भी गया है ये कि हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है। अभी पत्नी कौन सी परीक्षा में ये पूछा गया था। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई का जो लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला महाकाव्य, जो पहला हिंदी का महाकाव्य था वो पृथ्वीराज रासो था। रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से मानी। ये मुख्य पॉइंट आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना, जिसकी रचना चंद्र बदाई द्वारा की गई थी, और रासो की प्रमाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद है। विवाद तो होगा ही, मैंने बताया ना इसमें कल्पना की अधिकता है, तो विवाद ही इसमें है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि की कल्पना की अतिशयोक्ति की गई है और परिणाम तो इतिहास की रक्षा नहीं हो सके। अतः अतिशयोक्ति होने से तो किसी की भी क्या हो जाएगा, वो इतिहास ग्रंथ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब दूसरा था परमाल रासो। तो परमाल रासो नरपत नेल्लाह द्वारा लिखा गया था। यह आदिकाल का श्रेष्ठ काव्य था। पहला महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो था, लेकिन आदिकाल का जो श्रेष्ठ काव्य था वो परमाल रासो था। अब पृथ्वीराज रासो में तो पृथ्वीराज चंद्र के जीवन वृत्त समझ लो आप, और उसकी वीरता की कहानियाँ और उसके जो प्रेम प्रसंग थे उसका वर्णन चंद्र बदाई ने किया है कविताओं के माध्यम से, पद्य के माध्यम से। उसमें छंद, दोहा, चौपाई, छप्पाई सब कुछ आता है। और बीसल देव रासो को लिखा था नरपत नेल्लाह ने। ये आदिकाल का श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। लेकिन उसमें क्या था कि इसमें अजमेर के राजा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसलदेव रासो में किसका वर्णन है, तो अजमेर के राजा थे विग्रहराज, इनका नाम था बीसलदेव। विग्रहदेव को ही बीसलदेव कहा जाता था। और परमार वंश के राजा भोज की पुत्री, राजमती के मिलन, उनके प्रेम प्रसंग का ये श्रृंगार परक काव्य है। जैसे पृथ्वीराज रासो एक केवल वीरता परक काव्य ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जो बीसल देव रासो है ये श्रृंगार परक काव्य है। इसमें बीसल देव और राजमती के प्रेम प्रसंग का ज़्यादातर वर्णन किया गया है। तो उसके मिलन का, उसके विवाह का, और विवाह के बाद फिर बिछोह हो जाता है, वियोग हो जाता है, और फिर पुनर्मिलन होता है। इसकी समस्त कथा नरपत नेल्लाह ने कविता पद्य के माध्यम से बीसलदेव में की हुई है। तो ये था बीसलदेव रासो। ये अच्छे से आप आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। और बीसलदेव रासो में 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। 125 छंद हैं इसमें, 125 छंद हैं। इसको अच्छे से 125 छंद हैं और एक प्रेम परक रचना है। ये अच्छे से समझना है। पृथ्वीराज रासो वीरता परक रचना है और बीसलदेव रासो प्रेम परक रचना है। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो को लिखा था जगनिक ने। परमाल रासो को रखा जगनिक ने, जिसमें चंदेल वंश के राजा परमदेव का दरबारी कवि था जगनिक। अल्लाह और उलद नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन, ये अच्छे से आप याद कर लेना। ये मैंने लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लेना ऐसे ही कि अल्लाह और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों के वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत आता है। तो इसको आल्हा खंड भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि आल्हा खंड इसलिए कहते हैं कि आल्हा ऐसा ही था, ये आल्हा और उदल, आल्हा और
दल के वीरता का गुणगान है। तो इसलिए इसको आला खंड गुणगान है, तो इसको इसलिए आला खंड। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आला खंड कहा जाता है, उसमें लिखा होगा पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या खुमार रासो। तो आपको पता होना चाहिए ये कहा जाता है परमाल रासो को। और क्यों कहा जाता है, ये आल्हा, इसके नाम से आला खंड इसको इस प्रकार से कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कई बारी क्वेश्चनों में, इसीलिए कहा जाता है इसको। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादातर ये आला खंड के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से पूछा जाता है। अपनी गीता के कारण और लोक काव्य के रूप में समादृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि जगनिक काव्य का आज कहीं पता नहीं है। उनके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों में गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। अब ये बता दिया मैंने इसको आला खंड क्यों कहते हैं। इसकी प्रत्येक उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी उत्पत्ति कहा था कि रसायन से हुई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासा से। वैसे ही बीसलदेव रासो एक प्रेम परक रचना है। इसमें 125 छंद है। यह आदिकाल का श्रेष्ठ काव्य है और इसमें अजमेर के राजा, कई बार पूछा जाता है, अजमेर के राजा विग्रहराज, इसी को बीसलदेव कहा जाता था। और परमार वंश के राजा भोज की पुत्री राजमती के मिलन, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। वैसे ही बीसलदेव रासो एक विरह काव्य, प्रेम काव्य तो है ही, एक विरह काव्य भी कहा जाता है। प्रेम रचना तो है पर विरह काव्य भी प्रेम परक रचना है और विरह काव्य भी इसको कहा जाता है। किसको, बीसलदेव रासो को विरह काव्य भी कहा जाता है। प्रेम परक रचना भी कहा जाता है और विरह काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बार राजमती और भोज का क्या हो गया था, बिछो हो गया था और इसको सबसे ज़्यादा नरपत नल्ला ने इसको सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये एक प्रकार का इसका। और परमाल रासो जगनिक ने यहाँ पे जो जगनिक ने चंदेल वंश के राजा के दो सामंत थे, क्षत्रिय सामंत थे, जिनका नाम था आला और उदल। उनकी वीरता का वर्णन इस परमाल रासो में किया गया है। परमाल रासो में परमाल राजा का वर्णन न हो करके, वैसे तो राजाओं का वर्णन इन्होंने किया है दरबारी कवियों ने, पर राजा का वर्णन, परमदेव का वर्णन न हो करके उसके सामंत आला और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है, इसीलिए इसे आलाखंड भी कहा जाता है। अगला है खुमाल रासो। खुमाल रासो लिखा दलपति विजय ने। तो इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान था। इसका जो मुख्य नायक था वो मेवाड़ का राजा खुमान था और अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचनाकाल भी संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी का मानते हैं, तो कई इसको 17वीं शताब्दी की रचना भी बताते हैं, पर यह भी एक अप्रमाणिक साहित्य रचना है। प्रमाण इसका भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ग्रंथ में लगभग 500 छंदों में रचना की गई है। 500 छंद हैं इसमें। कितने? 500 नहीं, 500 नहीं, सॉरी, 5000 छंद हैं इसमें। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि 5000 छंद इसमें हैं। तो इस प्रकार से है। इसमें क्या है, नायिका के भेद एवं 6 ऋतु वर्णन का समावेश इसमें किया गया है और वीर रस ग्रंथ की प्रधान रस है और वीर और श्रृंगार रस की इसमें क्या है, प्रधानता है। ये तो तमाम जितने भी रासो ग्रंथ हुए हैं और आदिकाल के वीर और श्रृंगार रस की ही इनमें क्या है, प्रधानता है। लेकिन प्रत्येक रासो ग्रंथ अपने में थोड़ा अलग है। किसको इसी में वीरता का ही है और किसी में, जैसे परमाल रासो में है तो परम देव का वर्णन न हो करके उसके सामंतों का वर्णन किया गया है। वैसे ही खुमाल रासो में 5000 छंद मुख्य रूप से है। तो इस प्रकार आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आदिकाल की साहित्य रचनाओं में
पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी बीसलदेव रासो नरपत नल्हा परमाल रासो जगनी खुमान रासो दलपत विजय विजयपाल रासो नल सिंह और एक हमीर रासो था जो सांगधर। इस प्रकार से ये इतनी रासो साहित्य हैं, रासो ग्रंथ हैं और इन रासो ग्रंथों में कोई भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। मुख्य बातें मैंने नोट की हुई हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जैसे बीसलदेव रासो वीरात्मक कृति न होकर के एक विरह काव्य है, मैंने बता दिया आपको विरह काव्य है और प्रेम प्रसंग वाली रचना है, तो जिसमें 4 खंड हैं। जिसमें कितने खंड हैं? 4 खंड। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो मौखिक परंपरा में लोकप्रिय होने से इसे आला खंड भी कहते हैं और यह पूरा वीर काव्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर सकते हो। मौखिक परंपरा में लोकप्रिय होने के कारण इसे आला खंड भी कहते हैं और ये पूरा वीर काव्य है परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो एक वीर रस प्रदान काव्य है। इसमें 69 सर्ग हैं। इस 69 सर्ग को याद कर लेना। 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो मुख्य बातें मैंने नोट की हुई हैं इसको आप भी नोट कर लेना और याद करने के लिए फिर आगे आपको जब परीक्षा के दौरान याद करना होगा तो आसानी होगी। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है और आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। अब कौन कौन से थे ये देख लो आप। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी जो 1343 ईस्वी में माना जाता है। बीसलदेव रासो नरपत नल्हा परमाल रासो जगनी विजयपाल रासो नर सिंह 16वीं शताब्दी में। हमीर रासो सांगधर खुमार रासो दलपत विजय बुद्धि रासो जलण कवि। बुद्धि रासो है जलण कवि। और आदिकाल के अन्य पुस्तकों में जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का जयमंग जसचंद्र का मधुकर विद्यापति पदावली विद्यापति की ये आदिकाल की पुस्तकें हैं और रचनाएं। ये तो रासो ग्रंथ है और ये अन्य रचनाएं हैं। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी बारी मैंने नोट किया हुआ है। 69 सर्ग है इसमें। डोला मारो रे दुल्हा कुशल का खुमारों की खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की। और अब आगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है जो एक गेय छंद है। जो मुख्य बातें पूरे चैप्टर में मैंने नोट की हुई है तो इसको इस प्रकार से नोट कर देना। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रदान ग्रंथ है। इसके तहत संस्करण में मैंने बता दिया इसके 69 सर्ग हैं तथा यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना चंद्रप्रदायी ने की थी। बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ है। विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। आदिकाल में 3 संप्रदाय विशेष रूप से प्रभाव रहा। एक सिद्ध संप्रदाय जो बौद्ध महायान से था, मैंने बता दिया आपको, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो ये संप्रदाय थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या मानी जाती है 9 और नाथ संप्रदाय का प्रारंभकर्ता थे गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। तो ये अगला इसमें आई होप दोस्तों आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो लंबी हो रही है तो इसके आगे का हम इससे आगे का नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाती है और आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने इसको अगली वीडियो के लिए छोड़ दिया है। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी समझ में आया नहीं आया है, दोबारा भी मैं करवा सकती हूँ। और ज़रूर दोस्तों जो इसको देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कम से कम एक अपने साथ 4 और जोड़ दें तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। तो तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि ज़्यादा देखें तो फिर पढ़ाने का और अच्छा और इंटरेस्ट बना रहता है। तो ज़रूर करना। आई होप आपको पसंद आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।